गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 271। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 271 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 करंट अफेयर्स का है। एशियन गेम्स 2023 या एशियाई खेल 2023 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? चीन, भारत, नेपाल या श्रीलंका? और ये स्टार्ट हो गया है 23 सितंबर से अक्टूबर तक चलेगा और इसका आयोजन कर रहा है चीन। ए है इसका आंसर। ठीक है, 19वें एशियाई खेल हैं ये। 19वे एशियन गेम्स 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगजू चीन में आयोजित होंगे। जो मूल रूप से निर्धारित किया गया था वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था और कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, मूल रूप से निर्धारित था वर्ष 2023-22 में आयोजित किया गया था और कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि ये 4 साल में होते हैं। एशियाई खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित होने वाला बहु विषयक खेल आयोजन है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है और ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है। वो भी 4 साल में होता है। भारत जो है एशियाई खेल महासंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है और वर्ष 1951 में पहले एशियाई खेलों का मेजबान भी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लाचीन कॉरिडोर का नारगोनो कारावाक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह गलियारा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तुर्की, अर्मेनिया, भारत, पाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, अर्मेनिया और अजरबैजान। किसको जोड़ता है ये जोड़ता है अर्मेनिया और अजरबैजान को। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। डी है इसका आंसर। देखिए, दक्षिणी काकेकस के विवादित नारगोनो कारावाक क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए अजरबैजान द्वारा आक्रमण शुरू करने के बाद अर्मेनियाई अलगाववादी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध विराम पर सहमत हो गए। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्षेत्रीय मुद्दों और जातीय संघर्ष का नारगोनो काराबाख क्षेत्र पर लगभग 4 दशकों से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अजरबैजान ने लाचीन कॉरिडोर पर घेराबंदी कर दी है और अर्मेनिया से नारगोनो काराबाख क्षेत्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। ठीक है, लाचीन कॉरिडोर पर घेराबंदी कर दी है, जो अर्मेनिया से नारगोनो काराबाख क्षेत्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। तीसरा प्रश्न है, खुरपका और मुखपका एफएमडी बीमारी किसे प्रभावित करती है? मछलियों को, पक्षियों को, मवेशियों को, मानव को? देखिए, खुर तो मवेशी में ही होते हैं अधिकतर, तो इसका आंसर सी ही होना चाहिए। सी है इसका आंसर। यह एक पशु जनित वायरल बीमारी है जो अत्यधिक संक्रामक है। यह मवेशियों, भेड़, बकरी और सुअर जैसे कटे खुर वाले जानवरों को प्रभावित करती है। यह एक सीमा पार पशु रोग है जो पशुधन उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और जानवर पशु उत्पादों में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यातायात को बाधित करता है और यह बीमारी जानवरों से इंसानों में नहीं फैल सकती। नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का कौन सा एक नया सेट लेकर आई है? भारत विज्ञान पुरस्कार, आर्यवर्त विज्ञान पुरस्कार, देश का विज्ञान पुरस्कार या राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार? कौन सा लाई है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट लेकर आई है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य क्या होगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को, प्रौद्योगिकीविदों को और नव प्रवर्तकों द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देना। और विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी जिन्होंने भारतीय समुदाय और समाज को लाभ पहुंचाने में असाधारण योगदान दिया है, वे भी इन पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन पुरस्कारों में कोई भी नकद राशि प्रदान नहीं की जाएगी। इसके बजाय विजेता को केवल एक प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया जाएगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक हाथी गलियारे हैं? एक प्रश्न ये उठता है, हाथी गलियारे होते क्या हैं? हाथी गलियारे सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश?
सबसे ज़्यादा हाथी गलियारे हैं पश्चिम बंगाल में, कितने हैं? 26। देखिए, हाथी गलियारों की बात करें तो हाथी गलियारा भूमि की एक पट्टी है जो हाथियों को दो या दो से अधिक अनुकूल आवासों के बीच आवाजाही में सक्षम बनाती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हाथी गलियारों में 40% की वृद्धि हुई है। इसलिए न्यूज़ में है ये प्रश्न। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक हाथी गलियारे हैं, कितने? 26 हैं अकेले राज्य में। जो कुल हाथी गलियारों का कितना प्रतिशत है? 17% है। मध्य प्रदेश में संजय टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ में भी हाथियों की उपस्थिति बढ़ी है। पूर्वी मध्य क्षेत्र में 52 हाथी गलियारे हैं। नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों का मिला दें तो उन मिलाकर 52 है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में कुल सॉरी, नॉर्थ ईस्ट तो नीचे वाला हुआ ना। पूर्वी मध्य क्षेत्र में जितने भी स्टेट आते हैं उसमें 52 हाथी गलियारे हैं और नॉर्थ ईस्ट में कुल हाथी गलियारों की संख्या 48 है सारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में। ठीक है, जो दूसरा सबसे बड़ा हाथी गलियारा नॉर्थ ईस्ट का। और दक्षिण भारत में 32 यानी 21% हाथी गलियारे हैं, जबकि उत्तर भारत में 18 गलियारे, 12% सबसे कम है। अधिकांश गलियारे राज्य की सीमाओं के भीतर पाए गए और गलियारों के उपयोग की तीव्रता में 40% की वृद्धि हुई। गलियारों के उपयोग में कमी का कारण क्या है? निवास स्थान का विखंडन, सिकुड़न और विनाश। ठीक है, ये तो है ही कारण पारिस्थितिकी, किसी पारिस्थितिक तंत्र के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? निवास का विखंडन, आवास का विखंडन। अब यहाँ से 20 तक पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होंगे। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्न में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन, साइमन कमीशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनः अवलोकन किया जाए। वर्ष 1927 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। सारे सदस्य अंग्रेज थे, भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन आयोग रिपोर्ट वे गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर एस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होकर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1919 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल नहीं थे, जॉर्ज हैमिल्टन नहीं, सर सैमुअल शोर नहीं। इसका आंसर है लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1862 में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत वर्ष 1862 में हुई, यानी ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, बी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। और गांधी ने कहा, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, गांधी नहीं चाहते थे पृथक निर्वाचन। 10वां प्रश्न है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत? ये कोई भी चार्टर नहीं है, तो 1833 का चार्टर हटा दीजिए, 1853 का चार्टर हटा दीजिए। इसका उत्तर है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, सी। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर किसको दे दिया गया? ब्रिटिश मुकुट यानी ब्रिटिश क्राउन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जो आज भी जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के द्वारा।
राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, कई बार ये प्रैक्टिस की होगी इस प्रश्न की टेस्ट सीरीज में। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यह अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? ये किसी एक चार्टर में हुआ था। कौन सा चार्टर है वो? यहाँ चारों चार्टर की डेट लिखी हुई है। 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1853 का चार्टर। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 ईस्वी का एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट? ये रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं हुआ, चार्टर में नहीं हुआ, ये हुआ था 1786 ईस्वी का एक्ट, और ये है कॉर्नवालिस का टाइम। देखिए, 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया और उसे विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। तो सी है इसका आंसर, 1876 का एक्ट, 1786 का एक्ट। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। बहुत पूछा गया है प्रश्न, पूछने के तरीके अलग अलग हैं, और इसका उत्तर है 1813 का चार्टर है ये, तो 1813 ही इसका आंसर हो जाएगा, सी। देखिए, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा, और इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति दी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? सरदार पटेल, रजनी कोठारी, एन श्रीनिवास, के एम पणिक्कर? इसका आंसर है के एम पणिक्कर, ए। देखिए, ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के एम पणिक्कर ने कहा था, क्या कहा था? ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत का एकीकरण। नंबर 16 पर आ जाइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका उत्तर है डॉक्टर अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन? डॉक्टर अंबेडकर। नंबर 17 पर आ जाइए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? WC प्लाउडेन, जेम्स बोल्ट, सिरिल रेडक्लिफ या माउंटबेटन? एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत के विभाजन का कारण बनी कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। भारत की स्वतंत्रता का कारण बनी, उसका उत्तर भी है माउंटबेटन योजना। यहाँ सीमा आयोग की अध्यक्षता कौन? सिरिल रेडक्लिफ। देखिए, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा की गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बन गई, और भारत और बांग्लादेश के बीच पूछ ले तो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? रेडक्लिफ ही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। राष्ट्रपति द्वारा सजा की अवधि को बदलना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना, क्या कहलाता है? परिहार, लघुकरण, विराम या प्रविलंबन? क्या कहलाता है ये कहलाता है परिहार या लघुकरण। परिहार ही कहलाता है, ठीक है, रेमिशन। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ये आर्टिकल सभी को पता होना चाहिए, और क्षमादान से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, पहले भी हमने इन पर चर्चा की है। जैसे कि क्षमा हो गया, यानी पार्डन। इसमें क्या होता है? दंड और वंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, मतलब दोषी को पूरी तरह से मुक्त कर देना।
लघुकरण कोमुटेशन, इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। परिहार या रेमिशन क्या है? सजा की अवधि को बदलना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। ठीक है, सजा की अवधि को एक तरह से कम करना है परिहार। एक है विराम, रेस्पाइट, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता के मामले में या फिर महिलाओं की गर्भावस्था के मामले में। प्रविलंबन या दंड विराम, इसको बोलते हैं रिप्रीव। ये क्या है? किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल देना, जैसे कि फांसी को कुछ समय के लिए टालना, दंड विराम से पता चल रहा है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति का जो दायरा है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्ति से अधिक है, क्योंकि राज्यपाल सब कुछ कर सकता है लेकिन किसी मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? रिट भारत में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही जारी कर सकते हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। संविधान का अनुच्छेद 32 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। रिट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? कई बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित नहीं होगा तो वो फिर किससे होगा? राज्य के चुनाव आयोग से संबंधित होगा। तो भारत का चुनाव आयोग या भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है, लोकसभा राज्यसभा के यानी संसद के चुनाव कराता है। राज्यों की पंचायतें और नगरपालिका के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो सी है इसका आंसर। देखिए, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, यानी 73वें और 74वें की बात हो रही है, इसके तहत राज्य चुनाव आयोग गठित किया गया। क्या करता है ये? निगमों, नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों, अन्य स्थानीय निकाय पंचायत समितियों के चुनाव के अधिकार इसके पास हैं। तो इन सब का चुनाव कराता है ये। राज्य का जो चुनाव आयोग है वो भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वित्त आयोग 280 में, चुनाव आयोग 324 में, यूपीएससी 316, इन सभी को याद रखिएगा। अब ये क्या करता है? संसद के चुनाव कराता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के, इसमें राज्यों की विधायिकाओं के चुनाव कराता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण दिशा और नियंत्रण की शक्ति है इसके पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।